जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 1 जीवों में जनन के बारे में। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, जीवों में जनन क्यों आवश्यक होता है, जीवों में जनन के क्या लक्षण होते हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेसन का नाम डाल लेते हैं। तो हमारा लेसन है वन, जीवों में जनन। जीवों में जनन। तो दोस्तों, जीव के बारे में हम सभी जानते हैं, यानी कि हम मनुष्य, गाय, भैंस, पेड़ पौधे, ये सभी जीव होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे जनन के बारे में। जनन क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे जनन क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे जनन क्यों आवश्यक होता है, फिर जनन के लक्षण क्या होते हैं उसको। तो दोस्तों, बात करें अगर जनन की, तो जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें, रिप्रोडक्शन जो है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला है री और दूसरा है प्रोडक्शन। ठीक है, री और प्रोडक्शन। हिंदी में अगर री का मतलब निकाले तो री का अर्थ होता है पुनः या फिर से, या फिर हम इसी को कह सकते हैं दोबारा। दोबारा, ठीक है, कितना मतलब हुआ? पुनः, फिर से और दोबारा। फिर वहीं पर अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन का हिंदी मतलब होता है उत्पादन या निर्माण, या फिर कह सकते हैं जन्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला है री, दूसरा है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है पुनः, फिर से या फिर दोबारा। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, निर्माण या फिर जन्म। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि कोई जीव अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता है। जैसे कोई मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य है तो मनुष्य का बच्चा जो होगा वो मनुष्य ही होगा, मनुष्य होगा। अब जो इस मनुष्य का बच्चा होगा वो भी मनुष्य ही होगा, न कि हाथी गाय होगा। ठीक है, अर्थात इस मनुष्य ने जो बच्चा दिया, जन्म दिया, उसने मनुष्य को जन्म दिया। फिर से वही प्रक्रिया इस दूसरे वाले मनुष्य ने जो जन्म दिया वो फिर से मनुष्य को जन्म दिया, यानी कि जो प्रक्रिया है यहाँ पर दोहराई जा रही है। ठीक है, दोबारा दोहराई जा रही है। इस मनुष्य ने मनुष्य को जन्म दिया, फिर इस मनुष्य ने भी मनुष्य को जन्म दिया, यानी कि ये प्रक्रिया है वो बार बार चलती जा रही है, अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करती जा रही है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे जनन की। जनन की जो परिभाषा होती है, जीवों में अपने जैसे संतति बनाने की क्षमता जनन कहलाती है। जनन कहलाती है, अर्थात हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कोई जीव अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। अब दोस्तों, जनन के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है। ठीक है, केवल और केवल दो जीवों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो वो होता है जनक। ठीक है, और नंबर 2 पर बात करें तो वो होता है संतति। दोस्तों, जनक क्या होता है, संतति क्या होता है, इसको जान लेते हैं। दोस्तों, जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, जन्म देने वाला, और संतति का मतलब होता है जन्म लेने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे माता पिता हैं वो हमारे जनक हैं और हम उनकी संतति हैं। ठीक है, जनन के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, पहला जनक, दूसरा
संतति। जनक यानी कि जन्म देने वाला और संतति यानी कि जन्म लेने वाला। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से एक बात हम आपको बताएंगे कि जिसका भी जन्म हुआ इस पृथ्वी पर उसका मरना तय है। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसके जीवन काल को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं जीवन काल की। दोस्तों इसी को हम जीवन अवधि के नाम से भी जानते हैं। जीवन काल को जीवन अवधि के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में लाइफ स्पैन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसकी जो परिभाषा होगी जीवन काल या फिर जीवन अवधि की, तो एक मनुष्य में, ठीक है, एक मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच की जो समय होती है वो होती है जीवन काल या फिर जीवन अवधि। ठीक है। जन्म से मृत्यु के बीच की जो समय होती है वो होती है जीवन काल। ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक की समय या फिर हम कह सकते हैं अवधि को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे। जीव की जो जीवन अवधि होती है उसके आकृति पर निर्भर नहीं करती है, उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है। कि ऐसा नहीं होता कि चींटी बहुत छोटी प्राणी है उसका जीवन काल बहुत कम होगा, और हाथी बहुत बड़ी प्राणी है तो उसका जो जीवन काल होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। उनका जीवन काल उनकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि हम आपको कुछ उदाहरण के तौर पर जीवों के नाम और उनकी जीवन काल का समय बताएंगे। तो देखिए दोस्तों नंबर 1 पर अगर हम बात करें तितली की, दोस्तों जो तितली होता है इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 10 से 15 दिन का। तितली का जीवन काल होता है 10 से 15 दिन का। और हाथी की बात करें, हाथी का जो जीवन काल होता है वो होता है लगभग 75 वर्ष। ठीक है। 75 वर्ष। ठीक है। और एक पौधा है जिसका बरगद जिसे हम कहते हैं। दोस्तों बरगद के पौधे की जो जीवन काल होती है वो लगभग 300 वर्ष से लेकर के 500 वर्ष तक होती है। वहीं पर दोस्तों अगर हम मनुष्य की बात करें, ठीक है, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की जो जीवन काल होती है वो 100-120 तक होती है। ठीक है। वैज्ञानिकों के द्वारा एवरेज निकाला गया है 100 वर्ष। ठीक है। एक सामान्य मनुष्य का जो जीवन काल होता है वो 100 वर्ष होता है। लेकिन कुछ दोस्तों पृथ्वी पर ऐसे भी जीव हैं जिनका जीवन काल खत्म नहीं होता है, जिनकी संतति बनती है लेकिन जो जनक होते हैं वो मरते नहीं है। उनके बारे में हम अगर बात करें तो उसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लें अमीबा। ठीक है। अमीबा, ठीक है, अमीबा की जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है। अमीबा की आकृति अनिश्चित होती है। तो दोस्तों जो अमीबा होता है वो अपने संतानों को जन्म कैसे देता है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, इसका कोई आकृति निश्चित नहीं होता है। जब ये अपने संतान को बनाता है तो ये खुद ही 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है। कैसे बढ़ता है, इस अमीबा में पहले फरो उत्पन्न होगा। ठीक है। पहले गहराई उत्पन्न होगी, इस प्रकार से पहले गहराई उत्पन्न हो जाएगी, फिर धीरे धीरे ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर ये दोनों 2 भागों में बढ़ जाएंगे। तो क्या हुआ, ये जो संतति है इस जनन से ही मिला। कैसे मिला, इस जनन में एक खांच उत्पन्न हुआ। ठीक है। एक गहरा खांच उत्पन्न हुआ और ये खांच धीरे धीरे एकदम गहरा होता गया और आपस में कट गया। ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर संतति उत्पन्न हो गई और ये जनक है। तो यहाँ पर जनक
खत्म नहीं हुआ, बल्कि जनक से ही संतत बन गई। तो इसकी पीढ़ी भी आगे चली गई और वो जनक भी अपना अस्तित्व बनाए रखा। अब दोस्तों हम बात करते हैं जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, जनन की आवश्यकता के बारे में, जनन क्यों आवश्यक है। तो हेडिंग कर लेते हैं पहले हम, जनन की आवश्यकता। जनन की आवश्यकता। तो नंबर 1 पर अगर हम बात करें जनन की आवश्यकता में, तो वो है जीवों को अपनी अस्तित्व बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ी। जनन की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपने बहुत समय पहले या फिर किसी के मुंह से सुना होगा डायनासोर का नाम, डायनासोर। दोस्तों क्या आपने डायनासोर देखा है? नहीं देखा है, आपने केवल डायनासोर का नाम सुना है। ठीक है, बहुत समय पहले भौगोलिक उथल पुथल हुआ था, यानी कि पृथ्वी उलट पुलट गई थी, तो वहां पर डायनासोर मर गए थे। उनका कोई भी प्रजाति नहीं बचा जिससे कि वो अपने जीवन की अस्तित्व को बनाए रखें, जनन करके अपने संतानों को जन्म दें और उनके जीवन की अस्तित्व बनी रहे। दोस्तों अगर किसी जीव की जो अस्तित्व बनाए रखनी है तो उसके लिए जनन आवश्यक होती है। अगर सभी जीव जनन करना बंद कर दें, प्रजनन करना बंद कर दें, तो इस पृथ्वी पर से जीवन का अस्तित्व यानी कि जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पर, अपनी वंशागति को बनाए रखने के लिए, वंश या फिर अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए। अपनी वंश या पीढ़ी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपनी वंश और पीढ़ी को बनाए रखने के लिए। तो मान लीजिए राम नाम का कोई इंसान है, आदमी है, उसकी जो शादी हुई वो सीता से हुई। ठीक है, राम का शादी सीता से हुई, तो इनके संतान उत्पन्न हुए। ठीक है, इनके संतान उत्पन्न हुए गोपाल, इनकी जो संतान उत्पन्न हुई गोपाल। तो दोस्तों ये इनकी संतान है और ये इनके जनक है, तो गोपाल। फिर दोस्तों इस गोपाल की जो शादी हुई वो हुई सीमा से। ठीक है, ये किसी हमने उदाहरण के लिए लिया है, इसे आप अपने ऊपर मान लीजिएगा। तो गोपाल की शादी जो हुई वो सीमा से हुई। ठीक है, इनके बाद जो इनका संतान हुआ वो हुआ कृष्णा। ठीक है, तो ये राम और सीता का जो पुत्र हुआ वो हुआ गोपाल, और गोपाल की जो शादी हुई वो हुई सीमा से, और सीमा का जो पुत्र हुआ वो हुआ कृष्णा। अब कृष्णा की शादी फिर से राधा से हो गई। ठीक है, राधा से हो गई। इसके बाद इनका कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, इनके बाद इनका कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो दोस्तों इस राम की जो पीढ़ी हुई वो केवल गोपाल तक चली, उसके बाद कृष्णा के बाद समाप्त हो गई। कृष्णा को कोई जन्म बच्चा नहीं हुआ, तो इसके बाद कृष्णा के बाद जो पीढ़ी थी राम की खत्म हो गई। तो उसी बात को हमने यहाँ पर बताया है कि वंश या फिर पीढ़ी को अब बनाए रखने के लिए, ठीक है, अपना अस्तित्व या फिर अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। फिर उसके बाद हम नंबर आगे बात करेंगे जनन की लक्षण। ठीक है, जनन की लक्षण क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि जनन हो रहा है। तो हेडिंग डाल लेते हैं जनन के लक्षण। जनन के लक्षण, इसमें नंबर 1 पर हम बात करेंगे नए संतत की उत्पत्ति। नए संतत की उत्पत्ति अर्थात
हमने बताया कि हमारे दादा से हमारे पिताजी हुए, पिताजी से हम पैदा हुए, हमसे हमारे बच्चे पैदा होंगे, तो इस प्रकार नए संतति की उत्पत्ति होती रहेगी। ठीक है। उसके बाद डीएनए रिप्लिकेशन, सॉरी, डीएनए का स्थानांतरण, डीएनए का स्थानांतरण अर्थात कोई पुरुष या फिर कोई जनक अपने संतति को जब जन्म देता है तो उसका जो डीएनए होता है वो उसकी संतति में पहुंच जाता है। ठीक है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर उसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात करें तो आरएनए या आरएनए और अन्य जैविक पदार्थों का निर्माण, आरएनए तथा अन्य जैविक पदार्थों का निर्माण। ये दोस्तों 3 पॉइंट है जनन के लक्षण के लिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस प्रकार से वीडियो बनाना है जो कि आपको समझ में आए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको उसी कमेंट बॉक्स में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपके